अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर्स द टीचर। आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। ओके, मेरा विस्कोसिटी ऑफ गैसेस पे एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि विस्कोसिटी है क्या। तो फॉर्म्स ऑफ मैटर हैविंग फ्लोइंग कैपेबिलिटीज। ओके, मैटर की वो फॉर्म्स जो कि फ्लो कर सकती हैं वो ही विस्कोसिटी रखती हैं। ओके, इनमें गैसेस और लिक्विड शामिल है। हम पता है कि सॉलिड जो फॉर्म में मैटर जो है वो फ्लो नहीं करता, और गैसेस और लिक्विड्स इन दोनों को मिला के फ्लूइड्स कहते हैं। दूसरी अहम बात जो इस हवाले से है वो यह है कि लिक्विड्स फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लिक्विड्स लेयर की फॉर्म में फ्लो करता है। ओके, और यही जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह बनता है, जो कि विस्कोसिटी की वजह है। ठीक है, so frictional force is created between layers. So liquid is moving in the form of layers and the frictional force is created between layers. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे पैदा होती है? ओके, तो इसकी वजह यह है कि माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लेयर्स के दरमियान जो है मॉलिक्यूल्स वो माइग्रेट करते हैं। मतलब कि एक लेयर से दूसरी लेयर में, दूसरी से पहली में, इस तरह मॉलिक्यूल्स जो हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं। और माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होता है, और इसीलिए जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होती है। सो इस तरह एक लेयर दूसरी लेयर पे एक रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। मैं फिगर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस फिगर पर गौर करें। इसमें एक लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में स्टेशनरी सरफेस पर फ्लो करता हुआ दिखाया गया है। ये ग्रीन बाल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं। इन लेयर्स को मॉलिक्यूलर लेयर्स कहते हैं। फर्ज करें कि शुरू में जब फ्लो स्टार्ट हुआ तो तमाम लेयर्स ने सेम वेलोसिटी v के साथ मूव करना शुरू किया, लेकिन सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी स्टेशनरी सरफेस के साथ फ्रिक्शन की वजह से ऑलमोस्ट जीरो हो गई। हमें मालूम है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक लेयर से दूसरी लेयर में माइग्रेट करते रहते हैं। जब पहली लेयर की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है तो इस लेयर और इसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी के। जब पहली लेयर से कुछ मॉलिक्यूल्स दूसरी लेयर में जाएंगे तो चूंकि उनका मोमेंटम बहुत कम है, इसलिए ये दूसरी लेयर में एक रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे और इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम भी कम कर देंगे, और बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, क्योंकि पहली लेयर और दूसरी में वेलोसिटी का डिफरेंस यानी फ़र्क बहुत ज़्यादा था। पहली लेयर की वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी और दूसरी की अभी भी v थी, क्योंकि शुरू में तमाम लेयर्स की वेलोसिटी v थी। तो मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जबकि पहली की वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हुई थी और दूसरी की अभी v थी। इसलिए जब पहली लेयर से दूसरी लेयर में बहुत कम वेलोसिटी और मोमेंटम वाली मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिटार्डिंग फोर्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह दूसरी लेयर से कुछ ज़्यादा वेलोसिटी और मोमेंटम वाली मॉलिक्यूल्स पहली लेयर में माइग्रेट करने से भी दूसरी लेयर की वेलोसिटी कम होती है, लेकिन दूसरी की वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो नहीं होती, बल्कि पहली लेयर से ज़्यादा रहती है, मगर इनिशियल वेलोसिटी v से बहुत कम हो जाती है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो कि v थी उससे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। लिहाजा आपने देखा कि किस तरह मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होने से रिटार्डिंग फोर्स दूसरी लेयर में पैदा हुई और किस तरह लेयर्स के दरमियान वेलोसिटी डिफरेंस ने इस रिटार्डिंग फोर्स को बढ़ाया। ओके, सो बिल्कुल इसी तरह दूसरी लेयर तीसरी लेयर में ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम से रिटार्डिंग फोर्स क्रिएट करेगी, लेकिन दूसरी और तीसरी लेयर के दरमियान वेलोसिटी डिफरेंस कम है, क्योंकि तीसरी लेयर की वेलोसिटी भी दूसरी की तरह शुरू में v है और दूसरी लेयर की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो नहीं हुई है बल्कि इससे ज़्यादा है। लिहाजा दूसरी लेयर तीसरी लेयर पर कम रिटार्डिंग फोर्स क्रिएट करेगी और इसकी वेलोसिटी को पहले केस से निस्बतन थोड़ा कम कर सकेगी, और तीसरी लेयर की वेलोसिटी v से थोड़ी ही कम होगी। पहला केस वो पहली और दूसरी लेयर वाला है। ठीक है, इसी तरह अब तीसरी लेयर चौथी लेयर पर बहुत ही कम रिटार्डिंग फोर्स क्रिएट कर सकेगी,
क्योंकि चौथी की वेलोसिटी शुरू में v है और तीसरी की वेलोसिटी v से थोड़ी ही कम है, लिहाजा तीसरी और चौथी लेयर में वेलोसिटी डिफरेंस बहुत ही कम है, लिहाजा चौथी लेयर की वेलोसिटी ऑलमोस्ट v ही रहेगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स दो लेयर्स के दरमियान वेलोसिटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना वेलोसिटी डिफरेंस ज़्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स या रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस उतना ही ज़्यादा होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लेयर्स के एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना लेयर्स का एरिया ज़्यादा होगा उतना ही माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के चांसेस ज़्यादा होंगे और उतना ही ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स दो लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतने ही माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के चांसेस कम होंगे। और dv स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, मींस इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज v देन द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज v plus dv। ओके, सो चेंज इन वेलोसिटी इज dv here and dv over dx is called velocity gradient। ओके, velocity gradient हमें बताता है कि हर dx डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, उस एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पे हम विस्कोसिटी की डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, द रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस ऑफ स्लोअर लेयर ऑन अ फास्ट मूविंग वन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड विस्कोसिटी। कि स्लोअर लेयर की वजह से फास्टर लेयर में जो है एक रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से, उसे विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। कि किसी लिक्विड्स की लेयर्स जो फ्लो कर रही हैं उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है, विस्कोसिटी उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। ठीक है, क्वांटिटी मेजर करती है कि लिक्विड फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है। अब विस्कोसिटी का फार्मूला ड्राइव करते हैं, तो इससे पहले हम एक टर्म विस्कोसिटी ग्रेडियंट का पता होना चाहिए। वैसे मैं ये टर्म एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चलो दोबारा आपको बता देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। के लेयर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिहाज से लेयर्स की वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। ठीक है, इसे विस्कोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। यानी कि हर dx डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी dv वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। सो हमने पढ़ा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेयर्स के दरमियान जो वेलोसिटी के डिफरेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेयर्स के दरमियान वेलोसिटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसकी नेट फॉर्म ये आ जाती है dv और dx, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को शो करता है। ओके, ये dv और dx से मिलके बना है। सो अगर हम यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी से चेंज करें तो हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी के साइन में चेंज किया तो हमने ये कांस्टेंट ऐड किया है, इसे ईटा कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो ईटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये ईटा ही है, इसे ही विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, इसे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इट हैज बोथ नेम्स। ओके, सो दिस इज विस्कोसिटी। नाउ वी विल डिराइव द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। सो हमें पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, और लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू m में होता है। ये मैस है और ये एक्सेलरेशन, मैस का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड। सो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, सो हम फोर्स का यूनिट ये वाला शो करते हैं। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। ये एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये वेलोसिटी में चेंज है तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सो ये मीटर जो है वो मीटर से, ये वाला मीटर, ये मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। ये वाला मीटर जाके ऊपर
पर मीटर हो जाएगा, किलोग्राम का किलोग्राम, ये ऊपर जाके पर मीटर हो गया। और ये पर सेकंड जो है, सेकंड की -1 पावर इसकी -1 पावर से कट जाएगी और इसकी सिर्फ -1 पावर रह जाएगी। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी का यूनिट आ गया, ये ऐसा यूनिट है हमारे पास विस्कोसिटी का। अब इस यूनिट और इस फार्मूले की बुनियाद पे हम विस्कोसिटी का एक और जो है वो डेफिनेशन बयान कर सकते हैं कि इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया needed to maintain unit difference of velocity between two parallel layers of the liquid unit distance apart। ओके, कि ये फोर्स इन न्यूटन्स है जो कि पर यूनिट एरिया है, और ये हमें रिक्वायर है कि दो लेयर्स के दरमियान यूनिट जो है वो डिफरेंस इन वेलोसिटी को मेंटेन कर सकें, और उन लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यूनिट डिस्टेंस है। ओके, विस्कोसिटी का एक और यूनिट है, लेकिन ये ऐसा ही यूनिट नहीं, इसे पॉइस कहते हैं, और ये 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और हम यहाँ पॉइस की डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि पॉइस है क्या। ये पॉइस की डेफिनेशन है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, ये डाइन फोर्स का ही एक यूनिट है, ठीक है, और 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और इसलिए डाइन एक छोटा यूनिट है। 1 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज मेंटेन्ड बिटवीन टू लेयर्स विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। 1 सेंटीमीटर अपार्ट मीन्स it is unit distance apart, but this unit is not SI unit because SI unit of distance is meter। Okay, so above definition I use the word unit distance, that means 1 meter, okay, which are 1 centimeter apart, and the difference of velocity between two layers is 1 centimeter per second, then it is called poise। okay, so ये definition थी poise की। नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे फ्लूइडिटी है, और फ्लूइडिटी क्या होती है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल है, इसे फाई से शो करते हैं। सो फाई इज इक्वल टू 1/ईटा। सो ये क्योंकि विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसका यूनिट जो है वो विस्कोसिटी के यूनिट से बिल्कुल इनवर्स होगा। विस्कोसिटी का यूनिट था किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट होगा पर किलोग्राम मीटर सेकंड। ओके, और दूसरा यूनिट जो विस्कोसिटी का हमारे पास वो पॉइस था, तो इसका यूनिट पर पॉइस होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या असर होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, इसलिए लेयर्स की वेलोसिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जब उनकी ऑलरेडी जो है वो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है तो रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस या ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम फिर कुछ नहीं करता। ठीक है, उसका असर कम होता जाता है जो जो टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए जो विस्कोसिटी है लिक्विड्स की वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। ठीक है, so for each 1 degree rise of temperature there is 2% decrease of viscosity। कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ने के साथ 2% जो है वो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है, और ये वैल्यू थोड़ी सी कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफली यही दुरुस्त वैल्यू है। और इसलिए याद रखें कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम हो जाती है, लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी ऐसी नहीं। गैसेस की विस्कोसिटी का टेम्परेचर पे क्या असर होता है, ठीक है, उसके लिए आप मेरा लेक्चर देखें विस्कोसिटी ऑफ गैसेस वाला। ठीक है, अब हम विस्कोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड की वेलोसिटी के लिए हमारे पास रिलेशनशिप है, अर्हीनियस इक्वेशन है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये ईटा विस्कोसिटी है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जो है
ये जनरल गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर और टी टेम्परेचर है, ठीक है। ये ई असल में नेचुरल लॉ की बेस होती है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू तकरीबन 2.72 होती है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में देख सकते हैं कि जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये असल में ये सारी टर्म इसकी ई की पावर है, ठीक है। और हमें पता है कि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और जितनी नीचे वाली रकम ज़्यादा होती है डिवीजन में उतना ही आंसर छोटा आता है। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा मीन्स इस पूरी टर्म का आंसर उतना छोटा आएगा, मीन्स ई की पावर उतनी कम आएगी और इसी वजह से ये वैल्यू कम बनेगी। और जाहिर बात है ये वैल्यू कम होगी तो ए के साथ ये मल्टीप्लाई होने के बाद ईटा की वैल्यू भी कम ही आएगी, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ई ए के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ये असल में एक्टिवेशन एनर्जी है। ये वो कम से कम एनर्जी है जो कि फ्लो स्टार्ट कराने के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि किसी मालिक्यूल के पास कम से कम जो एनर्जी किसी मालिक्यूल को रिक्वायर है, जो कि किसी मालिक्यूल को रिक्वायर है कि वो बाकी मालिक्यूल्स को जो है वो धकेल के तो फ्लो में हिस्सा ले सके, ये वो ही एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी और ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है। और क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो दो चीज़ें वो ज़रब हो रही हैं, तो हमें पता है कि नेचुरल लॉग के या लॉ के रूल से वो प्लस हो जाता, उनके दरमियान प्लस का साइन आता है। इसी तरह ये नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग ई और उसकी सारी पावर आ जाएगी। लेकिन नेचुरल लॉ के रूल से ही हमें पता है कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी और ई ए आर टी नेचुरल लॉग ई रहेगा। और नेचुरल लॉग ई 1 के बराबर होता है क्योंकि ई जो है वो बेस है नेचुरल लॉग की, जैसे लॉग 10 बराबर 1 होता है क्योंकि नॉर्मल लॉग की बेस 10 होती है, ठीक है। अब इसी को मैं इस तरह अरेंज कर लेता हूँ कि मैं ई ए और आर टी को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, ई ओवर आर और 1/t को सेपरेट करके मैंने लिख लिया और प्लस नेचुरल लॉग ए के, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉर्म इक्वेशन की शक्ल में आ गया y = mx + c, जिसमें कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ नेचुरल लॉग ईटा जो है ये y एक्सिस पे आएगा, 1/t ये x एक्सिस पे आएगा और m उस ग्राफ की स्लोप होगी और नेचुरल लॉग ए इंटरसेप्ट। सो इंटरसेप्ट की वैल्यू से हम नेचुरल लॉग ए मालूम कर सकते हैं और स्लोप से हम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें और जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी मालूम होती है। ये मैंने ग्राफ शो किया है, ठीक है, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर और नेचुरल लॉग ईटा के दरमियान, ठीक है। ईटा को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसी को सिंपली विस्कोसिटी भी कह लेते हैं। मैंने टेम्परेचर केल्विन में लिया तो यहाँ इसका यहाँ पे जो यूनिट है वो इनवर्स ऑफ केल्विन होगा। विस्कोसिटी के एक्सआई यूनिट जो हैं वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है और पास्कल सेकंड भी इसी का ही यूनिट है, ठीक है। ये भी ऐसा ही यूनिट है। इसकी स्लोप ई ओवर आर है, ठीक है। ये स्लोप इस ग्राफ की मालूम करने से हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और अगर हम इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर लें तो ये वाई एक्सिस के साथ टच कर जाएगा और जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस के साथ टच करता है वो इसका इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये वहाँ जो वैल्यू होगी वाई एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट होगी और इंटरसेप्ट से हम नेचुरल लॉग ए की वैल्यू जो है मालूम कर सकते हैं। और उसका हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने कहा था कि ये दोनों ही विस्कोसिटी के यूनिट हैं और ये एक दूसरे के बराबर कैसे हैं ये मैं आपको शो कर दूँ। हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया। अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। सो पास्कल इसके बराबर है, हम ये वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मीटर इंटू एक्सेलरेशन, ओके, ये एक्सेलरेशन है ए और फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, तो ये किलोग्राम मास का और मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन का हम ये वैल्यू भी
न्यूटन की जगह ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मीटर स्क्वेयर है, ठीक है, इसका 1 मीटर इस मीटर से कट जाएगा और बाकी का 1 मीटर ऊपर जाके पर मीटर हो जाएगा, तो किलोग्राम पर मीटर। और इसका ये -2 पावर है इसकी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी +1 पावर, इसमें जब प्लस होगी तो ये सिर्फ -1 पावर रह जाएगी। तो इस तरह आपने देखा कि ये दोनों यूनिट एक दूसरे के बराबर आ गए।